नमस्कार। आईआईसी कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं यहाँ नेशनलिज्म इन इंडिया की क्लास लेकर आया हूँ और ये क्लास नेशनलिज्म इन इंडिया में गांधी जी के बारे में हम लोग डीपली अध्ययन करेंगे। गांधी जी के बारे में अगर डीपली अध्ययन करते हैं तो नेशनलिज्म इन इंडिया पूरी तरह से कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, जितने भी हायर लेवल के एग्ज़ाम हैं, वो सारे इस टॉपिक से ही कवर हो जाएंगे। एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक के बाहर से नहीं आएंगे। तो नेशनलिज्म इंडिया की शुरुआत हम गांधी जी से करते हैं। गांधी जी की जितनी भी क्रांति रही है, जितने भी रेवोल्यूशन रहे हैं, जैसे सत्याग्रह कह सकते हैं, उन सभी के बारे में हम डीपली अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि गांधी जी की पैदाइश से लेकर के उनकी मृत्यु तक की घटनाओं को पूरी तरह से विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो पहले देख लेते हैं एक सिलसिलेवार ढंग से कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक के अंदर भी सब टॉपिक होंगी, उन सब की भी जानकारी हम पहले इस चैप्टर में दे देते हैं। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या बातें हैं इसमें नेशनलिज्म इन इंडिया में। तो सबसे पहले हिस्ट्री के चैप्टर 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया की बातें होंगी। तो नेशनलिज्म इन इंडिया में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं और क्या क्या टॉपिक के अंदर सब टॉपिक होगी, उन सब की जानकारी भी देखते चलते हैं। पहले नेशनलिज्म इन इंडिया में पहले हम लोग देखेंगे कि बापू का जन्म, गांधी जी के जन्म से लेकर के पहले उनकी मृत्यु तक की घटनाओं को देख लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे तो फिर गांधी जी का साउथ अफ्रीका में क्या क्या मूवमेंट रहा है, वो सारी बातों को हम डीप तरीके से अध्ययन करेंगे। एक भी टॉपिक यहाँ से मिस नहीं होगा और एक भी क्वेश्चन यहाँ से ऐसा नहीं होगा कि आने वाले एग्जाम में भी एक भी टॉपिक या एक भी क्वेश्चन यहाँ से मिस कर दे। उसके बाद गांधी जी का जब साउथ अफ्रीका में पहुंचेंगे तो 21 सालों तक की घटना, 21 वर्ष तक की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। गांधी जी वैसे तो दक्षिण अफ्रीका 1 साल के लिए गए थे, लेकिन ऐसी कुछ घटनाएं घट गई जो 21 साल तक उनको वहां रहना पड़ा। तो इन सारी घटनाओं का अध्ययन हम देखेंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं को जब हम सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करेंगे तो इसमें भी पता चलेगा कि दक्षिण अफ्रीका में भी उन्होंने काफी मूवमेंट किया है। दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी गए तो उनको अंग्रेजों से काफी लगाव था। धीरे धीरे अंग्रेजों के प्रति उनकी भावना अलग गलत साबित होने लगी और उसके बाद फिर उन्होंने मूवमेंट की शुरुआत की है। तो दक्षिण अफ्रीका में ये घटनाओं को देखेंगे। फिर जब दक्षिण अफ्रीका से ये 1915 में वापस भारत आएंगे तो भारत में उन्होंने भी सत्याग्रह की शुरुआत की चंपारण से। तो चंपारण मूवमेंट भी रहेगा एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा। और चंपारण मूवमेंट के अंतर्गत जितने भी मूवमेंट इन्होंने सत्याग्रह के दौरान सत्याग्रह में किए हैं, चंपारण मूवमेंट में ही सत्याग्रह की जो शुरुआत की है। ऐसे तो कहा जाता है कि सत्याग्रह की शुरुआत गांधी जी भारत में ही करते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। कई ऐसे मूवमेंट रहे हैं जिन्होंने उसको सत्याग्रह का नाम दिया। कई सारे दोस्त भी थे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने बनाए थे। उन्होंने ही बताया था कि सत्याग्रह करना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ। इसी सत्याग्रह से उन्हें प्रेरणा भी मिली और दक्षिण अफ्रीका में जो कई सारे कानून थे उसको भी समाप्त करने में गांधी जी की जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, वो उनको जो प्रेरणा मिली सत्याग्रह से ही मिली है। तो जब चंपारण आएंगे तो चंपारण की घटनाओं को पढ़ेंगे, कैसे इन्होंने इंडिगो मूवमेंट को समाप्त किया, कैसे जो 3/20 जो टैक्स मिलता था पार्ट को उसको उन्होंने समाप्त किया, कैसे अलग अलग घटनाओं के द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई चंपारण मूवमेंट में। फिर आगे बढ़ेंगे तो गांधी जी का खेरा मूवमेंट और अहमदाबाद मूवमेंट एक टॉपिक का हिस्सा रहेगा। ये सब पर्सनल एक अलग टॉपिक रहेगी। खेरा मूवमेंट पीजेंट के लिए, जब अकाल पड़ गया तो उन सारी घटनाओं के लिए इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की। और जब अहमदाबाद मूवमेंट होता है तो इसमें प्लेग फैल जाता है, तो इस समय भी उन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत करके मिलकर मजदूरों के लिए अच्छा काम किया, उन्हें वेतन दिलाने का काम किया। ये सब एक अलग टॉपिक रहेगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट की घटना देखेंगे, जो कहीं ना कहीं गांधी जी से जुड़ा हुआ है। जलियांवाला बाग मैसेकर हत्याकांड की घटना भी देखेंगे। ये सब गांधी जी से जुड़े हुए कहानी किस्से हैं। इन सभी को हम डील तरीके से अध्ययन करेंगे, क्योंकि जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एक टॉपिक को भी छोड़ना बहुत ही मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो सारे टॉपिकों को देख करके चलेंगे। उसके बाद गांधी जी का जो मेन मूवमेंट की शुरुआत होती है मुख्य रूप से, वो नन कॉरपोरेशन मूवमेंट है। जब हम नन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत करेंगे तो इसमें हमको खिलाफत मूवमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। कैसे तुर्की के मूवमेंट को गांधी जी ने अपने मूवमेंट में मिला लिया, कैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ तो दिया, लेकिन बाद में अंग्रेजों के धोखा देने के कारण फिर उन्होंने नन कॉरपोरेशन मूवमेंट की शुरुआत की। तो ये सब दक्षिण अफ्रीका का जो एक्सपीरियंस था वो उन्होंने गांधी जी ने यहाँ
मूवमेंट की शुरुआत करने में लगा दिया। 21 वर्षों का जो मूवमेंट था, 21 वर्षों की जो एक्सपीरियंस थी सत्याग्रह में, गांधी जी ने यहाँ बहुत अच्छी तरीके से उसका प्रयोग किया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में काफ़ी सब टॉपिक रहेंगे, खिलाफत मूवमेंट रहेंगे, ठीक है, चौरी चौरा की घटना रहेगी, किस तरीके से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया है, ठीक है, ये सारी बातों को इसमें डील करेंगे। और उसके बाद सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा चलाया गया एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये एक लंबा टॉपिक होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक के अंदर भी कई सारे सब टॉपिक हैं। क्योंकि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट में आपको सॉल्ट मार्च पढ़ना पड़ेगा, दांडी मार्च भी कहते हैं इसे। फिर इसके बाद आपको गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल समिट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, गांधी में समझौता है, फिर कम्युनल अवार्ड है, भीमराव अम्बेडकर से के साथ जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ जो बहस होती है वो सारी घटनाओं को इसमें पढ़ना है। तो ये एक सिविल डिसोबीडियंट जो मूवमेंट है वो एक अलग टॉपिक बनेगा, इसमें अलग अलग सब टॉपिक चलेंगे। तो ये एक मेन मूवमेंट रहेगा। और उसके बाद एक इंडिविजुअल मूवमेंट है 1940 में, 1940 में गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें गांधी जी ने गिरफ्तारी दो का नारा लगाया था। गांधी जी इस समय बहुत ही चर्चित हस्ती थे, गांधी जी का बोलना ही बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी ने जब गिरफ्तारी दो का नारा लगाते हैं तो घर से हर लोग गिरफ्तार होने के लिए चले जाते हैं। जेल में इतनी बड़ी आबादी को रखना अंग्रेजों के लिए संभव नहीं था, तो अंग्रेजों को झुकना पड़ता है गांधी जी के सामने। और अंत में हम देखेंगे कि किस तरीके से गांधी जी ने क्विट इंडियन मूवमेंट की शुरुआत की है, और ये क्विट इंडियन मूवमेंट के द्वारा भारत को आज़ादी मिली। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, और 1948 में जब गांधी जी की मृत्यु होगी, तो गांधी जी की मृत्यु की साजिश बहुत साल पहले से ही रची जा रही थी। 1944 से ही गांधी जी की मृत्यु की साजिश रची जा रही थी कि किस तरीके से गांधी जी को मारना है। गांधी जी की मौत के पीछे 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया। 8 लोगों को जो अभियुक्त बनाया गया उसमें गोपाल गोडसे हैं, और 7 लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को 3 लोगों को छोड़ दिया गया, जिसमें गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास की सजा हो गई, ठीक है। उसके बाद राम कृष्ण करकरे हैं, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे जो व्यक्ति हैं, उन दोनों को फांसी दे दी गई, क्योंकि गांधी जी को गोली मारने में इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था। नाथूराम गोडसे ने उनको 3 गोली मारी थी। एक स्वदेशी निर्मित पिस्तौल है जिसका नाम बेरेटा है, बेरेटा पिस्तौल से गांधी जी को गोली मार दी गई थी। तो 5:12 पर गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। द हिंदू उस समय अखबार चर्चित अखबार था, उसमें न्यूज आती है 5:17 पर कि गांधी जी की मृत्यु हो गई है। तो डेट 30 जनवरी 1948 को इनकी मृत्यु हुई है 5:12 पर। और कुछ लोगों को अभियुक्त भी बनाया गया, जैसे नाथूराम गोडसे को और नाना आप्टे, जिनको नारायण आप्टे के नाम से भी जानते हैं, उनको फांसी दे दी गई है अम्बाला के जेल में गांधी जी की मृत्यु के बाद। उसके बाद बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जैसे विनायक दामोदर सावरकर, जिनको गिरफ्तार तो किया गया कि गांधी जी की मृत्यु में ये शामिल थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिल पाने के कारण इनको बरी कर दिया गया। और भी हैं, एक हैं बर्गे साहब, जिनको गिरफ्तार तो किया गया, लेकिन दिगंबर बर्गे इनका नाम है, जिनको गिरफ्तार तो किया गया लेकिन इन्होंने हाईकोर्ट में अपील की, तो वहाँ भी सबूत नहीं मिल पाने के कारण इनको भी आज़ाद कर दिया गया। और 3 लोग जो गोपाल गोडसे हैं और करकरे साहब हैं और एक व्यक्ति हैं, तो इन तीनों को आज़ाद कर दिया गया है। इन तीनों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है। ये आजीवन कारावास का मतलब ये हो गया कि इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई है गांधी जी की मृत्यु के लिए। इनकी मृत्यु बिरला हाउस में होती है। बिरला हाउस में गांधी जी जब सभा करने जाते हैं 5 बजे उनकी प्रार्थना सभा होती है, 5:20 15 पर उनकी प्रार्थना सभा रहती है। तो कुछ देर हो चुका होता है गांधी जी को, तो ये अपने 2 शिष्यों के साथ, एक तरफ आभा और एक तरफ मनु रहती हैं, तो इनको कंधे पर सहारा दे करके ले जा रही हैं बिरला हाउस में प्रार्थना सभा के लिए। तो इसी समय नाथूराम गोडसे आते हैं और गांधी जी को पैर छू करके प्रणाम करते हैं। तो उसी समय आभा कहती भी हैं कि हट जाइए भैया, इनको गांधी जी को देर हो रही है प्रार्थना करने के लिए। तो नाथूराम गोडसे कहते हैं देर तो पहले ही हो गई, और वहीं पर ये पिस्तौल निकाल करके उन्हें गोली मार देते हैं, और यहीं पे गांधी जी की मृत्यु हो जाती है। 5:12 की ये घटना है, 30 जनवरी 1948 को ये घटना हुई थी। और इसके बाद जब गांधी जी की मृत्यु होती है तो फिर जवाहरलाल नेहरू वहीं से एक घोषणा करते हैं कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। ये सब कुछ बातें हैं जो एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने क्या कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। तो जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बात कहा था कि गांधी जी की मृत्यु के बाद हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो उनके लाश पर
कफन ओढ़ा दिया गया। लेकिन जब उनके सबसे छोटे भाई देवदास गांधी जब इनके आते हैं बिरला हाउस में, तो इनके इनके शरीर से कफन हटा दिया जाता है, वो हटा देते हैं। ये संदेश देना चाहते थे दुनिया को कि सत्य और अहिंसा के पुजारी के साथ भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। इन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया। ये दुनिया को संदेश देना चाहते थे, और ये संदेश दुनिया को मिला भी कि सत्य और अहिंसा के पुजारी के साथ ऐसी घटना घट गई। तो ये एक छोटा टॉपिक है जिसको मैंने ऊपर से उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं को डील किया है। अब इसको शुरुआत से लेकर के चलते हैं कि गांधी जी की पैदाइश कहाँ हुई, गांधी जी के जन्म से लेकर के चलेंगे, और ये जो टॉपिक था यहाँ से लेकर के यहाँ तक की मृत्यु तक की घटना, उसको डील करते हुए चलेंगे बहुत अच्छे तरीके से समझा करके, ताकि आप लोगों को एग्जाम में परीक्षा में कहीं पर से कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ गांधी जी के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में एक जगह काठियावाड़, वहाँ पर एक पोरबंदर छोटा सा एरिया पड़ता है, वहाँ पर उनकी पैदाइश हुई थी 2 अक्टूबर 1869 को। इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद गांधी था। करमचंद उत्तमचंद गांधी ये जो हैं ब्रिटिश रियासत के ये दीवान थे। तो ब्रिटिश रियासत के दीवान होने के कारण इनको कहीं भी काम के लिए जाना पड़ता था। तो कभी ये पोरबंदर में इनको ट्रांसफर हो जाता, कभी राजकोट में, कभी काठियावाड़ में, बहुत सारी जगहों पर इनको काम करना पड़ा है, क्योंकि ब्रिटिश रियासत कहीं भी इनको दीवानी के लिए भेज देते थे। तो जाहिर सी बात है, ब्रिटिश रियासत में काम करते थे तो पैसे की तो कोई दिक्कत रही नहीं होगी, तो काम इनका अच्छा चल रहा था। करमचंद उत्तमचंद गांधी, वैसे गांधी गुजरात में गांधी पंसारी को कहा जाता है, जो एक ठेला मतलब दुकान लगाते हैं, और अगर हिंदी में बात करें तो इत्र बेचने वाले को गांधी कहते हैं। तो वैसे एक बनिया थे, तो खानदानी काम तो उनका वही था, लेकिन जब दीवान बन चुके हैं तो वो सब काम तो करेंगे नहीं। तो गांधी जी के जो पिता करमचंद उत्तमचंद गांधी हैं, उनकी 3 पत्नियां पहले देहांत हो चुकी हैं गर्भावस्था के दौरान, ठीक है। तो उनसे तीनों से कोई संतानें नहीं थी। तो चौथी पत्नी जो थी ना, वो पुतली बाई से वो विवाह करते हैं। तो गांधी जी के जो पिता हैं करमचंद उत्तमचंद गांधी, उनकी ये चौथी पत्नी थी पुतली बाई, जिनसे मोहनदास करमचंद गांधी की पैदाइश हुई है, ठीक है। पुतली बाई जो थी वो वैष्णव धर्म को बहुत मानती थी, वैष्णव संप्रदाय को बहुत मानती थी, और उनके आसपास के इलाकों में जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा एक मोहल्ला कह सकते हैं कि जैन संप्रदाय के लोग रहते थे। तो उनके जीवन पर वैष्णव संप्रदाय और जैन संप्रदाय का बहुत बड़ा महत्व रहा है, उनसे वो काफ़ी प्रभावित थी। तो जाहिर सी बात है कि पुतली बाई के धर्म से गांधी जी और उनके बेटे गांधी जी भी प्रभावित रहेंगे। तो पुतली बाई जब करमचंद की चौथी पत्नी थी, करमचंद उत्तमचंद गांधी की चौथी पत्नी थी, तो चौथी पत्नी से 3 बेटे और एक बेटी होती है। पहले बेटे जो करमचंद पुतली बाई की जो पहले बेटे हैं वो हैं लक्ष्मीदास, जो आगे चल के बहुत जाने माने वकील बनेंगे। उसके बाद एक ललित बेन उनकी एक बेटी होती है, और एक करसन चंद हैं, और एक लास्ट जो अंतिम पुत्र होंगे सुपुत्र, जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी रखा जाएगा। तो ये एक टॉपिक रहेगा लक्ष्मीदास बड़े भाई गांधी जी के, ललित बेन बड़ी बहन गांधी जी के, करसन चंद बड़े भाई गांधी जी के, और अंतिम और छोटे बेटे होंगे गांधी जी। तो हमको एक कैरेक्टर नॉलेज में रखना चाहिए कि गांधी जी के कितने फैमिली में कौन कौन से लोग थे, क्योंकि आगे चल के ये फैमिली इनके साथ जुड़ेंगे, और जब जुड़ेंगे तो जब बीच में बताने लगेंगे तो इसमें परेशानी ये होगी कि ये कैरेक्टर को हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इनके बारे में ये बता देता हूँ, इनके बारे में शुरुआती में जानकारी दे देता हूँ कि इनके फैमिली में कौन कौन लोग थे। एक इनके चाचा थे तुलसीदास, इनका भी आगे योगदान रहेगा, तो नाम याद रखेंगे, वैसे PDF मिल जाएगा, उसको देख लेंगे। तो तुलसीदास का भी योगदान रहा है, गांधी जी के जो चाचा थे। आगे चल के पता चलेगा जब दक्षिण अफ्रीका में तुलसीदास के भतीजे छगनलाल के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो एक कैरेक्टर बिल्ड करना जरूरी रहता है कि ये कैरेक्टर आखिर कौन थे और किस रीजन से वो गांधी जी की सहायता कर रहे थे। तो गांधी जी के 3 भाई हैं, 2 भाई 1 बहन, और खुद गांधी जी, यानी कि करमचंद गांधी और पुतली बाई के 4 सुपुत्र हैं, 3 बेटे और 1 बेटी। तो 3 बेटे में लक्ष्मीदास जो आगे चल के बहुत बड़े वकील बनेंगे। ललित बेन का विवाह होता है तो आगे चल के वो विधवा हो जाएंगे, उनके पति का देहांत हो जाएगा, तो वो गांधी जी के साथ ही रहेंगे। दक्षिण अफ्रीका भी जाते हैं तो वो गांधी जी के साथ ही जाती है। करसन चंद
गांधी जी के साथ ही रहते हैं। और उसके बाद जो मोहनदास करमचंद गांधी, इनकी घटनाओं को हम देखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक गांधी जी है। ये कैरेक्टर इसलिए बताया गया है ताकि वो आगे चल के ये सब इनके जीवन को बनाने में, बिल्डअप करने में काफ़ी योगदान देंगे। तो मोहनदास करमचंद गांधी की जो पैदाइश होती है वो भी 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को होती है। पोरबंदर जिले में, काठियावाड़ के क्षेत्र में पड़ता है। तो पोरबंदर जिले में जब इनकी पैदाइश होती है तो सबसे बड़ी बात है कि ये भी एक बनिया के खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि इनके पिताजी अंसारी बनिया ही थे। दीवानी अंग्रेज़ों की दीवानी करने के कारण पैसे की कमी नहीं रही, तो इनके पिता ने इनको भी पढ़ाया-लिखाया, क्योंकि बड़े भाई भी पढ़ ही रहे हैं, तो 9 साल की अवस्था में शिक्षा-दीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर जिले के स्कूल में ही इन्होंने पूरी की। और उसके बाद 11 वर्ष की अवस्था में ये मध्य मध्य स्कूल में अपनी जो क्लास है अल्फ्रेड स्कूल से उन्होंने अपनी शिक्षा को पूरा किया है। एक अल्फ्रेड स्कूल है, तो अल्फ्रेड स्कूल में वो उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा की पूरी शुरुआत की। माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद लगभग 1883 में इनका विवाह हो जाता है। उस समय बाल विवाह का प्रचलन बहुत अधिक था, क्योंकि बाल विवाह के लिए अधिकतर तो कानून तो बने नहीं थे, तो गांधी जी का भी विवाह बाल विवाह ही रहा। 1883 में एक महिला थी जिनका नाम था माखन माखन कस्तूरबाई माखन। ये इनकी पत्नी बनेंगी गांधी जी की। 1883 में लगभग 13 वर्ष की अवस्था दोनों की रही थी। 13 साल के गांधी जी भी थे और 13 साल के कस्तूरबाई माखन जी भी थी। दोनों का बाल विवाह हुआ 1883 ईस्वी में। बाल विवाह के बाद गांधी जी ने इनका नाम बहुत पुकारा, लेकिन गांधी जी ने इनका नाम छोटा कर दिया। कस्तूरबाई माखन से इन्होंने कस्तूरबा कर दिया, तो बाद में इनका नाम कस्तूरबा हो जाता है। कस्तूरबा हो जाता है और बाद में चल करके लोग, इनके जो वॉलंटियर होंगे, इनको सिर्फ बा के नाम से पुकारेंगे। तो इनकी भी एक घटना रहेगी, जो इनकी मृत्यु 1944 में 1944 में इनकी भी मृत्यु हो जाती है यरवदा जेल में। तो बहुत सारी घटनाओं का हम अध्ययन करेंगे अच्छी तरह से कि कस्तूरबा गांधी की मृत्यु कब और कैसे हुई, किस जेल में हुई। यरवदा जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी तो इनकी शुरुआत की घटना है। तो 13 वर्ष की अवस्था में जब गांधी जी और कस्तूरबा गांधी बाद में जब गांधी बनेंगे, विवाह के बाद कस्तूरबा गांधी की जब विवाह होता है 13 वर्ष की अवस्था में, तो बाल विवाह ही रहा था। तो कस्तूरबा बाई और गांधी जी की 4 संतानें होती हैं। पहले तो 1883 में जब इनका विवाह होता है, तो 1883 में इनका बाल विवाह होता है। समय को ध्यान में रखकर चलेंगे, जो साल है उसी साल के अंदाज से पढ़ेंगे तो एक क्रम में जुड़ता रहेगा और गांधी जी की घटनाओं को हम अच्छी तरह से समझ भी पाएंगे। तो 1883 में इनका विवाह हो जाता है, एक बाल विवाह था। और 1883 में विवाह होने के बाद 1885 में 1885 1885 में एक पुत्री की पैदाइश होती है, लेकिन ये अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकी, इनकी मृत्यु हो जाती है। 1885 में इनकी एक पुत्री का देहांत हो गया और इसी साल 1885 में ही इनके पिता, गांधी जी के पिता जो करमचंद उत्तमचंद गांधी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि 3 भाई और 1 बहन है। सारे परिवार का जो बोझ एक चाचा तुलसीदास पर और बड़े भाई पर आ गया। बड़े भाई तो पढ़ ही लिख रहे थे और वकालत की तैयारी कर रहे थे। गांधी जी ने तो अभी-अभी शुरुआत ही की है। अभी-अभी इनका विवाह हुआ है और एक पुत्री का जो जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु हो चुकी है और इनके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है। तो अचानक पहाड़ सा टूट पड़ा गांधी जी पर। फिर भी गांधी जी ने हिम्मत नहीं हारी। 1885 में जब इनके पिता की मृत्यु होती है, तो वे उस समय पढ़ने लिखने की तैयारी ही कर रहे थे, मतलब पढ़ाई लिखाई उन्होंने छोड़ा नहीं था और ऐसा सोचा भी नहीं था कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दी जाए। तो इसी समय की बात है, वो 1887 में 187 में 1887 में ये गुजरात में ही ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन कराते हैं और वहाँ से पास भी होते हैं। इसी बीच होता है क्या कि वो हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे थे 1888 में। 1888 में गांधी जी के यहाँ एक सुपुत्र की पैदाइश होती है। 1888 में एक पुत्र, बड़ा बेटा की पैदाइश हुई, हरिलाल गांधी की, और यहीं से इनका लगभग में रुख और ज़िंदगी बदल गई। 1888 में जब बड़े बेटे की पैदाइश होती है, तो ये पढ़ाई छोड़ करके
अपने घर राजकोट लौट आते हैं। तो इस समय गांधी जी राजकोट में रह रहे थे। तो जब ये राजकोट में लौट आते हैं तो पढ़ाई को छोड़ चुके हैं। पढ़ाई छोड़ कर के ये घर आ जाते हैं। तो घर में बच्चे को संभालना, पत्नी है और माँ पुतली बाई है। पुतली बाई का जो प्रभाव था इनके गांधी जी के जीवन पे बहुत अधिक था। वे अपनी माँ को बहुत अधिक मानते थे। तो ज़ाहिर सी बात है कि उनके संप्रदाय को भी गांधी जी ने अपनाया ही होगा, जो बाद में आगे चल के देखेंगे कि उन्होंने सादा जीवन जीना शुरू किया। ठीक है। तो 1888 में गांधी जी के को एक पुत्र की पैदाइश होती है, हरिलाल गांधी। उनका नाम रखते हैं हरिलाल गांधी। पुत्र की पैदाइश के बाद ये पढ़ाई को छोड़ देते हैं और घर में ही रहते हैं और अपना जीवन सोचते हैं कि साधारण सा अपना जीवन गुजारेंगे। लेकिन नामकरण, जब इनका नामकरण होता है तो इस समय बहुत लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि उस समय गांधी जी नामचीन हस्ती थे, क्योंकि इनके पिता दीवान थे, तो एक नामचीन हस्ती थे उस समय। तो बहुत लोगों को इनके जन्मदिन मतलब कि नामकरण के लिए इनको बुलाया जाता है। इसी समय इनके पारिवारिक मित्र भी हैं और ब्राह्मण भी कह सकते हैं, ब्राह्मण भी थे, नामकरण के लिए उनको बुलाया जाता है। उनका नाम है मबे जी, दुबे जी, जोशी जी। मैं जोशी जी लिख देता हूँ, नाम याद रखेंगे, मबे जी, दुबे जी, जोशी जी। जोशी जी जब इनका नामकरण के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो गांधी जी को एक राय देते हैं, मशवरा देते हैं कि क्यों ना आप लंदन जा करके वकालत की डिग्री हासिल करें। कि उस समय एक फैशन सा चल चुका था कि सबको वकालत करनी है। आगे आने वाले जितने भी क्रांतिकारी को हम लोग देखेंगे तो लगभग में सभी लोग वकालत की डिग्री हासिल करने वाले थे। जवाहरलाल नेहरू से लेकर के मोतीलाल नेहरू, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, सब लोग वकालत की डिग्री हासिल करने के पीछे थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न रहा होगा कि अंग्रेज़ों के खिलाफ अगर लड़ना है तो कानून का के जानकार अच्छे रहने चाहिए। इसीलिए लोग वकालत के पीछे उस समय एक दौर सा चला था। तो गांधी जी को भी वकालत करने के लिए लंदन जाना पड़ा। उपाय बताया जोशी जी ने, रास्ता बताया जोशी जी ने कि आपको कहाँ से वकालत करनी चाहिए। तो गांधी जी को रास्ता तो दिखा दिया जोशी जी ने, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसी समय 1888 में बड़े बेटे की पैदाइश हुई और अभी एक बच्चे की पैदाइश हुई है और इनको घर छोड़ करके लंदन जाना, ये तो पॉसिबल वाली बात है नहीं, क्योंकि माता मना करेंगी, पुतली बाई, पत्नी मना करेंगी कि बच्चा कैसे रहेगा। ठीक। उनके जो चाचा हैं तुलसीदास गांधी, वो भी मना करते हैं। तो एक पॉसिबल बन नहीं रहा था कि गांधी जी कैसे जाएं, और गांधी जी ने जिद लगा रखी थी, क्योंकि उनको जोशी जी ने बता दिया था कि आपको लंदन से पढ़ना चाहिए, वकालत की डिग्री लेनी चाहिए, बैरिस्टर की डिग्री लेनी चाहिए। गांधी जी ने जिद लगा बैठा है कि उनको वकालत की डिग्री वकालत करने के लिए हमको जाना ही जाना है। अब सबसे बड़ी बात है कि माँ को मनाना, पत्नी को मनाना, चाचा को मनाना बहुत बड़ी बात है। गांधी जी का साथ उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने दिए। लक्ष्मीदास उस समय एक वकील बन चुके थे। लक्ष्मीदास एक जाने माने वकील बन चुके थे उस समय। तो लक्ष्मीदास ने उनका साथ दिया और सपोर्ट किया कि जाने देने के लिए, क्योंकि लंदन जा करके पढ़ाई लिखाई करेंगे और वकालत की डिग्री हासिल करेंगे तो वो अपना घर संभाल सकते हैं, क्योंकि उस समय वकालत बहुत हाई लेवल पे एक पैसे बन चुका था। तो अभी भी गांधी जी के फैमिली वाले मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो विदेश चले जाएंगे तो वो अपनी संस्कृति को त्याग देंगे, अपने कल्चर को भूल जाएंगे और ब्रिटिश कल्चर में ढल जाएंगे। माता पुतली बाई का यही कहना था। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि ऐसी स्थिति में गांधी जी ने अपनी माँ के सर पर हाथ रखकर कसम खाया कि मैं ब्रिटेन लंदन जाऊंगा तो ब्रिटेन कल्चर को नहीं अपनाऊंगा, शराब नहीं पीऊंगा, पराये लोगों से दूर रहूंगा, मांस मछली का सेवन नहीं करूंगा, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीऊंगा। इस कसम के बाद पुतली बाई मान जाती हैं और पत्नी को भी मानना पड़ता है। तो ये लंदन जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि उनके साथ बड़े भाई भी लंदन जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जब लंदन पहुंचेंगे तो लंदन पहुंचने के लिए आपको उस समय जहाज से जाना पड़ता है, पानी के जहाज से। तो गुजरात से ये पानी के जहाज से मुंबई पहुंचते हैं, उस समय मुंबई नाम था। मुंबई से जहाज निकलता है लंदन के लिए। तो ये जब मुंबई पहुंचते हैं तो बम्बई ये और अपने भाई के साथ ये पहुंचते हैं 10 अगस्त को। 10 अगस्त 1888 के दिन ही है। अपनी फैमिली को छोड़ करके वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए, बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए ये बम्बई पहुंचते हैं, और बम्बई से जब तक टिकट ना बन जाए तब तक तो वहीं रहना बम्बई में।
तो बम्बई में ये अपने बिरादरी लोगों के पास ही एक बिरादरी है, बनिया ही की बिरादरी है, जिसको मोध बनिया कहते हैं। मोध बनिया, बनिया की ही एक बिरादरी है, गांधी जी भी एक बनिया ही थे। तो अपनी बिरादरी के पास ही रहते हैं जब तक टिकट ना बन जाए। तो इनके जो बिरादरी वाले जो बनिया के, मोद बनिया के जो सीनियर लेवल के जो लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों ने इनको बहुत समझाया कि आप इंग्लैंड ना जाए। इंग्लैंड जाकर के आप अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने कल्चर को त्याग देंगे, ये सब घटना हो सकती है। गांधी जी ने इनको समझाने का प्रयास किया कि मैंने अपनी माँ के सिर पर हाथ रखकर कसम खाया है कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन इन लोग को ये मंजूर नहीं था, और जब मंजूर नहीं था तो इन लोगों ने इनका बाइकआउट कर दिया, बहिष्कार कर दिया। इनका कहना था कि अगर आप वहाँ की अगर संस्कृति भूल जाते हैं तो हम और हमारी बिरादरी आपका बहिष्कार कर देंगे। जितनी भी बनिया की बिरादरी है, चाहे जैसी भी बिरादरी हो बनिया की, वो सब आपका बाइकआउट बहिष्कार करेंगे। गांधी जी को इसकी परवाह नहीं थी। गांधी जी ने इग्नोर करके सितंबर के दिन, 4 सितंबर की बात है 1888, ये और अपने भाई के साथ लंदन के लिए रवाना हो गए। जब लंदन पहुंचते हैं तो वकालत में एडमिशन लेने के लिए, बैरिस्टर की डिग्री के लिए एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले इनको अंग्रेजी की शिक्षा लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हिंदी में तो वकालत करनी है नहीं। और अंग्रेजी की शिक्षा लेने के लिए 1888 ईस्वी में ही लंदन एट स्कूल में ये एडमिशन लेते हैं। एक साल ये साहित्य की डिग्री, इंग्लिश से साहित्य की डिग्री में ये पढ़ाई करते हैं। 1 साल तक अंग्रेजी वहाँ सीखते हैं। साहित्य में कई सारे दोस्त भी बनते हैं। तो साहित्य की डिग्री लेते हैं, लिटरेचर इनका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और अंग्रेजी सीखने के बाद, लिटरेचर सीखने के बाद, ये फिर ये वकालत के लिए, बैरिस्टर के लिए नाम लिखाते हैं। तो 1889 में ये नामांकन करवाते हैं बैरिस्टर के लिए, और 1899 मान के चलेंगे, 1888 से ये पढ़ाई शुरू करते हैं लंदन में। 1888, 1889 और 1890, 1900 हो जाएगा। 1888 में इन्होंने साहित्य की डिग्री हासिल की, और 1889 में इन्होंने जो एडमिशन करवाया बैरिस्टर एट लॉ की डिग्री के लिए इनर स्कूल में, लंदन के इनर स्कूल में। इन्होंने उस समय इसको यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, लंदन का इनर स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटीज का नाम था। तो यहाँ इन्होंने एडमिशन करवाया, और उसके बाद 1900 तक यहाँ इन्होंने पढ़ाई की है। और पढ़ाई करने के बाद बैरिस्टर की डिग्री इन्होंने लिया। लेकिन इस बीच में बहुत सारी घटनाएं घट गई। 1889 में जब ये एडमिशन कराते हैं तो ये उस समय बहुत शर्मीले स्वभाव के थे, क्योंकि बचपन से इनका स्वभाव शर्मीला था। तो वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए चहल पहल का होना जरूरी है, सबसे घुलने मिलने वाला इंसान होना चाहिए। और गांधी जी शर्मीले स्वभाव के थे। बहुत जल्दी अपने इस स्वभाव पर कंट्रोल तो कर लेते हैं। तो 1889 ईस्वी में ये बैरिस्टर की डिग्री के लिए नामांकन करा लेते हैं। और नामांकन कराने के बाद बहुत दिनों तक ये इंग्लैंड की संस्कृति, कल्चर में घुलने मिलने का प्रयास करते हैं। शायद उनको उस समय माँ का ध्यान नहीं रहा होगा, उनकी कसम का ध्यान नहीं रहा होगा। उस समय तक ये कहते थे कि मैं एक ब्रिटिश हूँ, बाद में भारतीय हूँ। आगे चलकर शायद इनको कसम का ख्याल आया होगा, तो इन्होंने पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी जीवन जीने की कसम खा ली। जब ये वकालत पढ़ रहे हैं, वकालत की तैयारी कर रहे हैं, तभी इन्होंने शुद्ध शाकाहारी भोजन करने के लिए कसम खा ली। अब सबसे बड़ी बात है कि जहाँ लंदन में ये रह रहे हैं किराए पर, वहाँ के मकान मालिक जो है वो मांसाहारी है, और शाकाहारी खाना वो बना नहीं सकती। किसी तरीके से अनुरोध करने पर वो शाकाहारी खाना वो बना करके उनको देते हैं गांधी जी को, लेकिन वो उनको पसंद नहीं आता है। इसी क्रम में वो कई दिनों तक मतलब कि भूखे रह जाते थे, सुबह का खाना तो शाम में भूखे रह जाते थे। अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक शाकाहारी रेस्टोरेंट ही खोज लिया जाए, वहीं खाना उचित ज़्यादा रहेगा। तो लंदन में ही एक शाकाहारी रेस्टोरेंट की खोज करने में निकल जाते हैं, और इनको शाकाहारी रेस्टोरेंट मिल भी जाता है। जब शाकाहारी रेस्टोरेंट मिलता है तो वहाँ उनकी सदस्यता लेनी पड़ती है, कि आपको कुछ महीने की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, उसके बाद भोजन महीने महीने तक कर सकते हैं। तो ये शाकाहारी रेस्टोरेंट में ये सदस्यता ग्रहण करते हैं, उसके बाद यहीं भोजन करते हैं। कुछ दिनों तक भोजन करने के बाद यहाँ बहुत सारे ऐसे लोगों से इनकी मुलाकात होती है जो आगे चल के गांधी जी के साथ रहेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग यहाँ इनकी मुलाकात होती है लंदन में ही। और थियोसॉफिकल सोसाइटी
बाद में 1916 में यहाँ बाल गंगाधर तिलक जब रहेंगे, होम रूल लीग का आंदोलन चलेगा, तो उसमें भी योगदान देखने को मिलेगा। तो अभी तो लंदन में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के लोग हैं, वो हिंदू दर्शन और बौद्ध दर्शन पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उसको जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो गांधी जी से जब मुलाकात होती है, तो गांधी जी को ये लोग कहते हैं कि आप भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद कर दें, ताकि हम जरा भगवत गीता के बारे में भी अच्छी तरह से डीप अध्ययन कर लें। गांधी जी इनकी बातों को मान करके भगवत गीता का लाइन जब जब भोजन करने आते हैं, तो 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन उसका अनुवाद करके उन लोगों को दे दिया करते हैं। धीरे धीरे क्या हुआ कि भगवत गीता का पूरा अनुवाद उन्होंने कर दिया 2 साल के अंतराल में, जब वो बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त करने की के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि ऐसी स्थिति में 2 साल कब बीत गए पता नहीं चला। इसी समय हुआ क्या कि टेम्स नदी बहती है लंदन में। टेम्स नदी के किनारे कुछ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रहते हैं, उसको डॉकलैंड कम्युनिटी के लोग कहते हैं, डॉकलैंड नाम है उसका। तो बहुत ही गरीब बस्ती है। तो इन बस्तियों के लोग जो हैं, एक विवाद छिड़ गया, एक केस छिड़ गया, बिटर पिल्स विवाद, कड़वा बिल विवाद जो छिड़ गया। इसमें जो टेम्स नदी में जो नाव चलाने वाले लोग हैं, शिप चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों का वेतन सरकार बढ़ा ही नहीं रही थी। वेतन नहीं बढ़ने के कारण इन लोगों ने हड़ताल कर दिया था। इसी लंदन की घटना है, जब वो बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के लिए वहां गए हैं। तो गांधी जी को ऐसा लगा कि क्यों ना इन लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये डॉकलैंड समुदाय के लोगों की हेल्प करें। तो हेल्प करने के लिए ये आगे बढ़ते हैं। इसी बीच में जो लंदन के जो विद्वान लोग हैं, दार्शनिक लोग हैं, ये लोग बीच बचाव करके बीच का रास्ता निकालते हैं और इन लोगों का वेतन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सरकार से बात करके वेतन बढ़ाया जाता है। तो ये मामला तो तुरंत हल हो गया, लेकिन गांधी जी ने यहाँ पर लंदन में ही शुरुआत कर दी है कि कुछ सोशल वर्क का काम किया जाए। पहली बार देखने को मिला कि गांधी जी यहाँ पर सोशल वर्क का काम करते हैं। लंदन में जब सोशल वर्क का काम की शुरुआत कर देते हैं, तो उसके बाद भी ज़्यादा दिनों तक यहाँ रुकते नहीं है। 1891 में वकालत की डिग्री हासिल कर चुके हैं और वकालत की डिग्री हासिल करने के बाद ये घर वापस चले आते हैं राजकोट। जब ये घर वापस आते हैं, तो इनके पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है। हुआ क्या कि जब ये घर वापस आते हैं, तो इनकी इनकी जो माता है पुतली बाई, उनका देहांत हो चुका है इनके लंदन रहते ही। और इनको कोई सूचना दिया नहीं, किसी ने इनको ये नहीं बताया कि आपकी माता पुतली बाई का देहांत हो चुका है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब पुतली बाई से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि जब एक बेटे होने पर आप अपनी पढ़ाई छोड़ के चले आ सकते हैं, तो आप तो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। आपकी बैरिस्टर की डिग्री अधूरी रह जाती है, आपका सपना अधूरा रह जाता है। इसलिए आपको न मैंने बताया, ना ही आपके चाचा ने बताया, किसी ने आपको इसकी जानकारी नहीं दी, क्योंकि अपना आपका सपना अधूरा रह जाता है। तो बहुत दिनों तक ये उस सदमे से उबर नहीं पाते हैं। तो बैरिस्टर की डिग्री हासिल करने के बाद ये चले जाते हैं बम्बई, क्योंकि पिता और दीवान थे। पिता की तो मृत्यु हो ही चुकी है, लेकिन दीवान थे, तो एक रसूख रहता है कि इनके नाम पर ही जॉब मिल जाता है। तो बम्बई जब ये पहुंचते हैं, तो बहुत जान पहचान के लोग भी रहते हैं, तो इनको केस मुकदमा भी मिलने लगता है। लेकिन इनकी माता का जो प्रभाव था इनके मन मस्तिष्क पे, वो अभी तक मिटा नहीं और जिंदगी भर नहीं मिटता है। तो अभी अभी माता की मृत्यु हुई है और ये घर को चलाने के लिए बम्बई चले जाते हैं और केस लड़ते हैं। लेकिन माता का जो प्रभाव था उनके मन मस्तिष्क पर ऐसा छाया हुआ था कि वो केस को हार जाते हैं, क्योंकि गवाहों को ये संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लगा कि क्यों ना हम राजकोट में ही, जहाँ इनका घर है, राजकोट ये चले आए और गवाहों को मतलब याचिका लिखने का, पिटीशन लिखने का ये काम करने लगे, क्योंकि घर ही तो चलाना है, तो पिटीशन लिख करके भी घर चल सकता है, पैसे आ सकते हैं। पिटीशन लिखने का काम करने लगे। जब ये राजकोट वापस आते हैं, तो यहाँ इनसे एक की मुलाकात एक अंग्रेज से होती है। सैम सनी नामक एक अंग्रेज है। कुछ वाद विवाद होता है गांधी जी का इनसे, जिसके कारण कुछ दिन ये राजकोट में ही रुकना पड़ता है गांधी जी को, क्योंकि गवाहों की जो अर्जी लिख रहे हैं वो गवाहों को दे नहीं पाए और कुछ दिन उस विवाद में इनको यहाँ रुकना पड़ गया। अब यहीं से इनके जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट शुरू होगा। जब ये राजकोट में अपने घर रहते हैं, तो यहाँ एक केस आता है साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में एक केस था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की। वो बहुत बड़े अफ्रीका में शिपिंग कंपनी के मालिक थे। तो दादा अब्दुल्ला जो थे, उनका 40,000 पाउंड का केस फंसा हुआ है। 40,000 पाउंड उस समय व्यापार, उनके व्यापार में बहुत सारे लोग साझेदार थे। एक थे दादा अब्दुल्ला, इनकी कंपनी ही थी।
दादा अब्दुल्ला, और एक व्यक्ति हैं जो इनके व्यापार में साझेदार हैं, उनका नाम है हाजी, मोहम्मद हाजी। 40,000 पाउंड को लेकर के इन दोनों के बीच में वाद विवाद है। हालांकि रिश्तेदार भी हैं और व्यापार में साझेदार भी हैं। कुछ ऐसी व्यापार में कुछ नुकसान वाली बात हुई तो दोनों के बीच में 40,000 पाउंड का नुकसान हुआ, तो 40,000 पाउंड जो था वो हाजी खां को भरना था। किसको देना था? दादा अब्दुल्ला को। तो कुछ मामला रहा जिसकी वजह से वो पैसा चुका नहीं पाए समय पे, तो दादा अब्दुल्ला के द्वारा केस किया गया। अब इस केस को लड़ने के लिए दादा अब्दुल्ला और उसकी उनकी फैमिली को एक काठियावाड़ी व्यक्ति चाहिए, गुजराती व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उनको गुजराती या काठियावाड़ी व्यक्ति पर बहुत भरोसा था। केस लक्ष्मीदास के पास आता है, गांधी जी के बड़े भाई के पास। गांधी जी के बड़े भाई लक्ष्मीदास केस ट्रांसफर कर देते हैं गांधी जी के पास, क्योंकि गांधी जी को अभी अपना नाम कमाना है और वो नाम कमा चुके हैं। तो गांधी जी तुरंत हाँ कह देते हैं, क्योंकि इनको अपना पहचान बनाना है। इस समय स्थिति ऐसी है कि इनकी पहचान अपनी पहचान है नहीं, तो ये दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार होते हैं तो दक्षिण अफ्रीका में जाने के लिए 1 साल का ही करार होता है, मात्र 1 साल का करार होता है। कुछ विडम्बना ऐसी रही कि ये 21 साल तक वहां रह गए। तो 1 साल के करार में इनको $105, 105 पाउंड की बात होती है, 105 पाउंड की बात होती है। अगर आज की तुलना में बात करें तो कुल 10,836 रुपया के लगभग में होगा 1 पाउंड की बात, मतलब 105 पाउंड की कीमत। तो उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा रकम है। 10,836 रुपये एक बहुत बड़ा रकम है। तो गांधी जी तैयार हो जाते हैं। एक तो इतनी बड़ी रकम मिल रही है गांधी जी को, दूसरा रहना और खाना फ्री, यात्रा फ्री, वो भी यात्रा फर्स्ट क्लास में। तो जब दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं तो डरबन पहुंचते हैं। दक्षिण अफ्रीका में डरबन एक शहर है, वहां पहुंचते हैं और दादा अब्दुल्ला खुद इन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं। और दादा अब्दुल्ला जब ये रिसीव करने के लिए आते हैं तो 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अब जो 1893 से जो घटना चलेगा वो पूरा दक्षिण अफ्रीका की कहानी 21 साल तक यही बिता देते हैं किस तरीके से। तो 1883 में 1800 उसके बाद 93 में ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, और दक्षिण अफ्रीका में दादा अब्दुल्ला डरबन में पहुंचे हुए हैं इनको रिसीव करने के लिए। डरबन में जब पहुंचते हैं तो ये जो एरिया रहता है, एक जगह पड़ता है जिसका नाम है नटाल। नटाल रीजन में ये पहुंचते हैं, जहाँ के कोर्ट में ये पंजीयन करवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। और एक बात याद रखना है कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में ये पहले भारतीय थे जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में अपना पंजीयन करवाया केस लड़ने के लिए, नटाल क्षेत्र में। इससे पहले कोई भी भारतीय साउथ अफ्रीका नहीं पहुंचा था बैरिस्टर के रूप में, और कहीं किसी भारतीय ने बैरिस्टर के रूप में पंजीयन नहीं करवाया था। बाद में जोहान्सबर्ग में भी आगे चल के देखेंगे, जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे तो वहाँ भी कोर्ट में ये पंजीयन करवाते हैं। वहाँ भी पंजीयन कराने वाले ये पहले व्यक्ति होते हैं। सिलसिलेवार ढंग से इसको मैं लिख दूंगा। पहले इस पर ब्रीफली देख लेते हैं कि गांधी जी ने क्या क्या किया है। तो नटाल क्षेत्र में ये अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और जब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये वहाँ केस लड़ने के लिए तैयार होते हैं। और 1 साल के भीतर ही 1894 में ये केस को जीत भी जाते हैं, और विवश होकर के हाजी खां को 40,000 पाउंड का जो रकम है वो दादा अब्दुल्ला को देना पड़ता है। गांधी जी को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था कि इतनी बड़ी रकम अचानक दादा अब्दुल्ला के पास चला जाए, और हाजी खां को मायूस देख नहीं पा रहे थे। तो कोर्ट के बाहर जब ये निकलते हैं गांधी जी, तो दोनों के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं कि इतनी बड़ी रकम ना लेकर के आप किस्तों में रकम ले लें, टुकड़ों टुकड़ों में रकम ले लें, तो इन्हें भी पता नहीं चलेगा और आपको भी पता नहीं चलेगा। ये अच्छी बात रहेगी। दादा अब्दुल्ला यहीं से गांधी जी को बहुत मानने लगते हैं, गांधी जी की हर बात मानने लगते हैं। गांधी जी की बात को इनको दिल में छू गई थी, ये बात जो गांधी जी ने कहा था। तब से गांधी जी इनके पर्सनल वकील भी हो गए। अब गांधी जी दादा अब्दुल्ला का अगर कोई भी केस होता है तो वो गांधी जी संभालते हैं। 1 साल के करार पे गए थे, लेकिन अब वहाँ पर वो दादा अब्दुल्ला एंड शिपिंग कंपनी का ही काम संभाल रहे हैं। इसी क्रम में गांधी जी के साथ एक ऐसी घटना घट जाती है 1894 में, जो शायद दुर्घटना तो रही, लेकिन इस घटना ने गांधी जी के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया।
एक घटना थी दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में ही, डरबन, साउथ अफ्रीका में एक डरबन स्टेशन है। डरबन स्टेशन से ये प्रिटोरिया जा रहे थे। डरबन स्टेशन से इनको प्रिटोरिया जाना था, ठीक है। डरबन स्टेशन से इनको जाना था प्रिटोरिया। डरबन स्टेशन से इनको प्रिटोरिया जाना है, साउथ अफ्रीका में ही ये पड़ता है। और एक स्टेशन है प्रिटोरिया। तो डरबन स्टेशन से ये प्रिटोरिया जा रहे हैं। एक अच्छी खासी कंपनी में काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है इन्हें फर्स्ट क्लास का ही टिकट मिला होगा। फर्स्ट क्लास का टिकट मिलने के कारण ये डरबन में ही फर्स्ट क्लास पे के बोगी में ये बैठ जाते हैं ट्रेन में। कई सारे रास्ते पे स्टेशन पड़ते हैं जहाँ गांधी जी अखबार पढ़ रहे थे। बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम मेरिट्सबर्ग। गांधी जी इस समय वकील थे, तो कोट पैंट भी पहना करते थे, टाई लगाया करते थे। इनका मानना ही था कि मैं शुरू से वकील, एक ब्रिटिश हूँ, बाद में भारतीय हूँ, तो ब्रिटिश ही की तरह ये रहा करते थे। तो यहाँ पर रंग भेद का ये शिकार हो जाते हैं। जब कुछ स्टेशन पार करने के बाद कुछ ब्रिटिशों की नज़र इन पर पड़ती है, गांधी जी पर नज़र पड़ता है, तो ये ब्रिटिश पूछते हैं, ये गोरे लोग थे, ये ब्रिटिश पूछते हैं कि आप काले व्यक्ति हैं, आपको फर्स्ट क्लास में आने का परमिशन किसने दी? आपका जगह जो है ट्रेन के थर्ड क्लास में है, आप वहाँ जाके बैठ जाए। गांधी जी ने कहा कि जब मैंने फर्स्ट क्लास का टिकट लिया है तो सेकंड क्लास में या थर्ड क्लास में क्यों बैठूं? बात भी सही थी। टिकट जब फर्स्ट क्लास की है तो सेकंड या थर्ड क्लास में जाने का कोई रास्ता बनता नहीं है। गांधी जी ने मना कर दिया। इसी बीच मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर ये ट्रेन रुकती है, और जब ट्रेन रुकती है तो गांधी जी को धक्के मार करके इस स्टेशन में फेंक दिया जाता है और उनके सामान को भी फेंक दिया जाता है। गांधी जी के मन में ये घटना बैठ गई। उन्हें लगा कि ब्रिटिश इतने निर्दयी हो सकते हैं कि एक काले और गोरे रंग के बीच भेदभाव करने लगे। काले रंग होने के कारण ट्रेन से उतार दिया गया। ये रात भर उसी स्टेशन पर होते रहे। और जब दादा अब्दुल्ला को इस बात की घटना की जानकारी हुई, गांधी जी ने जो घटना की जानकारी अवगत कराया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ रंग भेद विरोधी कानून है। कानून क्या, कानून नहीं था ये ब्रिटिश जो लोग थे अपने आप को गोरा समझते थे, और एशियाई मुल्क के जो भी लोग हैं, एशियाई मुल्क के, भारत के लोग हों या किसी और भारतीय समुदाय के लोग हों, या भारत के जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के लोग हों, इन सबको ये काला समझते थे। तो इन्होंने अपना एक मन बना लिया था कि हम लोग गोरे हैं और ये लोग काले हैं, तो कालों को फर्स्ट क्लास में यात्रा करने नहीं देंगे। ये कोई कानून नहीं बनाया था, इन लोगों के मन की अपनी विचारधारा थी, और फर्स्ट क्लास में यात्रा करना मना था। और दूसरी बात है कि जितने भी एशियाई मुल्क के लोग थे जो काले समुदाय के थे, एशियाई मुल्क के लोग हों या अफ्रीकी मुल्क के समुदाय के लोग हैं जो काले हैं, उन सबको फर्स्ट क्लास में तो यात्रा करना मना ही है, और साथ में रात के 9 बजे घर से निकलना मना है। भारतीय समुदाय के लिए आगे हम लोग देखेंगे कि एक आई कार्ड जारी करवाया जाता है ताकि ये लोग अपने अंगूठे वाले निशान को लेकर के घूमते रहें, नहीं तो इन्हें जेल में डाल दिया जाता था। तभी वो घटना पर हम बाद में आएंगे। अभी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक दुर्घटना घट चुकी है। गांधी जी से को मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया गया है। अपने सामान के साथ इरादे पर होते हैं, उसके बाद इनके मन में जो दुखद जो एहसास होता है, इसका बदला लेने का ये प्रयास करते हैं। बदला लिया कैसे जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी घटनाएं घटेंगी। एक घटना देखेंगे कि नाटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करेंगे ये गांधी जी। ये सारी बहुत विस्तृत घटना है, इन सबको विस्तृत अध्ययन करेंगे, एक एक टॉपिक को अलग अलग अध्ययन करेंगे। ये सिर्फ आज इंट्रोडक्शन पूरा गांधी जी के बारे में विस्तार से बता देते हैं, फिर उसके बाद डील करते हुए अलग अलग टॉपिक बना करके इसको लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी, ताकि दोनों को समझ में आ सके।
तो नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना ये करते हैं 1894 में ही। नाम इंडिया देने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि इस समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है। इस समय दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो इंडिया के सम्मान में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना होती है और ये पहला मूवमेंट था, पहला संगठन था जो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर सकता था। इस समय गांधी जी ने सत्याग्रह की शुरुआत नहीं की है। इस समय गांधी सोच रहे हैं कि क्यों ना सामने सामने की बात हो। तो गांधी जी नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना जो करते हैं वो दादा अब्दुल्ला के घर पर ही करते हैं। दादा अब्दुल्ला के घर से ही इसकी शुरुआत करते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। दादा अब्दुल्ला ने इनको इतना माना है, तो दादा अब्दुल्ला ने इनका इतना साथ दिया है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना करते हैं और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इसी समय की बात है जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बोअर युद्ध होगा, बोअर वॉर होगा। वो आगे की घटना में देखेंगे विस्तार से। एक सिलसिलेवार ढंग से हम देख लेते हैं कि बोअर वॉर क्या है। तो बोअर वॉर चलता है। ये बोअर कहा जाता है, जो डच लोग हैं उनको बोअर कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पहले अंग्रेज नहीं आए थे। दक्षिण अफ्रीका में पहले से डच लोग रह रहे हैं। डच लोगों का ही कब्जा था, जिनको बोअर कहा जाता है। तो दक्षिण अफ्रीकी लैंग्वेज में इनको बोअर कहा जाता है। वैसे हम लोग समझते हैं कि ये लोग डच हैं। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम है इनका। तो डच लोग अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर चुके हैं। वहां रहते ही हैं, वहां व्यापार करते हैं, शोषण भी करते हैं। ऐसी घटना कुछ समय में घट गई 1894 के आसपास ही कि यहाँ पर जहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के लोग रहते हैं, जहाँ बोअर के लोग रहते हैं, डच के लोग रहते हैं, वहां पर सोने की बहुत बड़ी खान निकल गई। सोने की खान देखकर अंग्रेजों को लालच आ गया और अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास किया। और 1899 से जो वॉर शुरू होता है डचों के बीच में, डच के बीच में और ब्रिटिश के बीच में जो वॉर चलता है वो कहलाता है बोअर वॉर। सिर्फ इसलिए कि जो डचों का जो क्षेत्र है ऑरेंज फ्री स्टेट, उस क्षेत्र का नाम है एक ट्रांसवाल है। ये दो स्टेट पर कब्जा करने के लिए, क्योंकि ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल पर ही, उस क्षेत्रों पर ही सोने की खानें मिली थी, तो इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने इनसे युद्ध किया। अब पता नहीं गांधी जी को क्या हुआ कि यहाँ पर उन्होंने एक एम्बुलेंस कोर सेवा की शुरुआत की। 1100 लोगों का एक दल बनाया। इस वॉर में 1100 लोगों का एक दल बनाया और एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की। इसमें कुल 29 लोगों को एक मुखिया बनाया गया कि एक एक एम्बुलेंस उनको दिया गया और उसमें कुछ डॉक्टर लोग थे। जो भी ब्रिटिश इसमें घायल हो रहे हैं बोअर वॉर में, डच नहीं, जो भी ब्रिटिश इसमें घायल हो रहे हैं, उन लोगों को चिकित्सा, उन लोगों का इलाज, उन लोगों का दवा की व्यवस्था करा रहे हैं कौन? तो हमारे गांधी जी। बहुत बड़ी बात रही है। तो जब ये वॉर जीत जाते हैं ब्रिटिश और ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल पे कब्जा हो जाता है, सोने के खानों पर कब्जा हो जाता है, तो गांधी जी सहित इन सारे लोगों को जो एम्बुलेंस कोर सेवा में शामिल थे, इन सभी को बोअर पदक दिया जाता है, बोअर मेडल दिया जाता है। बोअर मेडल मिलने वाले दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को मिला। ठीक है, तो ये पहला मेडल था अंग्रेजों की तरफ से। तो गांधी जी को लगा कि हो सकता है कि मैं ही गलत रहा हूँ, दक्षिण अफ्रीका में कुछ अंग्रेज ऐसे हों जो फेंक दिए हों उनको ट्रेन से। तो इनकी विचारधारा फिर अंग्रेजों के प्रति बदल जाती है। इनको लगने लगता है कि अंग्रेज लोग, हर अंग्रेज ऐसे नहीं होते हैं। आगे चल के देखेंगे कि बोअर वॉर के बाद जो इलाका को ब्रिटिशों ने जीता है, बोअर वॉर के बाद, बोअर वॉर जो हुआ है ब्रिटिश और डचों के बीच में हुआ है। तो अब एक चीज होगा कि बोअर वॉर जो हो रहा है, तो एक देखिए कि ऑरेंज फ्री स्टेट है, एक है ट्रांसवाल। ठीक है, और ये जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों का है। ये क्षेत्र अंग्रेजों का है और अंग्रेजों ने अब ये जो डचों का क्षेत्र है इस पे भी कब्जा किया और अपना नटाल का क्षेत्र मिला करके एक क्राउन का शासन ये स्थापित किया। क्राउन मतलब ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया। तो ये सारे स्टेट जो हैं वो अब ब्रिटिशों के हो चुके हैं।
और ब्रिटिशों के जब हो चुके हैं तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ब्रिटिशों का कब्जा हो चुका है। और सिंपल सी बात है, एक लॉजिक वाली बात भी है कि अगर जब वॉर हो रहा होगा इस समय पे, तो यहाँ के लोगों को खाली करा दिया गया होगा। जब यहाँ के लोगों को खाली करा दिया गया है तो यहाँ पर कोई लोग हैं नहीं अभी। वॉर के बाद जब इन लोगों को फिर से बसाने की बात आएगी, तो यहाँ पर इस क्षेत्र पर सबसे अधिक लोग भारतीय समुदाय के लोग और एशियाई समुदाय के लोग रहते हैं, और ये लोगों को युद्ध के समय हटा दिया गया है। इन क्षेत्रों पर जब ब्रिटिशों का कब्जा हो चुका है, ऑरेंज फ्री स्टेट पर, ट्रांसवाल पर, नटाल पर तो पहले से कब्जा था ही, तो इसको मिला करके एक टेरिटरी बनाई गई है, क्राउन, ब्रिटिश क्राउन का शासन है। तो यहाँ पर फिर से एशियाई समुदाय के लोगों को और ब्रिटिश समुदाय के लोगों को यहाँ पर फिर से बसाने की बात शुरू हुई। बसाने की जब बात शुरू हुई तो ब्रिटिश लोग तो आसानी से बस गए, लेकिन एशियाई मूल के लोगों को बसाने में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पर एशियाटिक एक बिल पास कर दिया अंग्रेजों ने। उनका कहना था कि जो लोग यहाँ बसेंगे उसको एशियाटिक बिल के अंतर्गत ही बसाया जाएगा। इसके के अंतर्गत कुछ पैसे उनसे लिए जाएंगे और बसने के बाद भी मासिक शुल्क लिया जाएगा। तो सभी लोग देने में असमर्थ हैं पैसा, क्योंकि अगर एक नियम वाली बात भी है कि जब ब्रिटिशों को आसानी से बसने दिया गया तो एशियाई मूल के लोगों को क्यों नहीं? हालांकि ये लोग पहले से ही तो बसे हुए थे, युद्ध के समय इस एरिया को खाली कराया गया था। इस समय 1900 चल रहा है, 1901 या 1899 की घटना है, बोअर वॉर। 1901 में जब बोअर वॉर समाप्त होता है तो 1901 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत चले आते हैं। उनका मानना था कि अब युद्ध भी समाप्त हो चुका है, बोअर मेडल भी मिल चुका है, तो अब वहां रहने का कोई सेंस नहीं बनता, तो वो दक्षिण अफ्रीका से 1901 में भारत चले आते हैं। और जब ये भारत चले आते हैं तो भारत आने के बाद 1901 में ये कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं। और जब कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं तो इसी समय इनकी मुलाकात 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले से होती है। जो 1912 में फिर गोपाल कृष्ण गोखले से गांधी जी मिलते हैं, तो गांधी जी अपना इनको गुरु मान लेते हैं, राजनीतिक गुरु, और बहुत कुछ सीखते भी हैं गांधी जी इनसे, गोपाल कृष्ण गोखले से। लेकिन 1901 में जब ये आए थे तो इन्होंने पूरा मन बना लिया था कि हमको यहीं रहना, अब दक्षिण अफ्रीका नहीं जाना। लेकिन परिस्थिति कुछ ऐसी बनी कि गांधी जी को वापस जाना पड़ा दक्षिण अफ्रीका। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों में भारतीय समुदाय और एशियाई समुदाय के लोगों को बसने नहीं दिया जा रहा है, और जब बसने नहीं दिया जा रहा है तो वहाँ के लोगों ने गांधी जी को बुलाया। गांधी जी को मजबूरी में 1902 में दक्षिण अफ्रीका पहुंचना पड़ता है, और दक्षिण अफ्रीका पहुंच करके यहीं पर वो पहली बार यहाँ पर अपनी एक इंडियन ओपिनियन पुस्तक प्रकाशित करते हैं। बहुत सारे पत्रिकाओं के माध्यम से अंग्रेजों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, एशियाई समुदाय के लोगों को क्यों नहीं यहाँ शामिल कर रहे हैं। बात कुछ ऐसी बनी कि अंग्रेज लोग गांधी जी की बातों को माने नहीं, और जब गांधी जी की बातों को इन्होंने नहीं माना तो ये एशियाटिक जो बिल है वो पास कर दिया गया ब्रिटिशों के द्वारा। और जब ब्रिटिशों के द्वारा एशियाटिक बिल पास हो गया है तो जितने भी एशियाई लोग यहाँ बसेंगे तो उनसे पैसा लिया जाएगा, जो अन्याय वाली बात है, क्योंकि ब्रिटिशों से जब पैसा नहीं लिया जा रहा है तो फिर एशियाई लोगों से पैसा नहीं लिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसी बात नहीं थी, एशियाई लोगों से पैसा लिया गया, ब्रिटिशों से नहीं लिया गया। इसको समाप्त करने के लिए गांधी जी जब 1902 में भारत से दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो विभिन्न पत्रिकाओं के माध्यम से गांधी जी वहाँ के सरकार, ब्रिटिश सरकार को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई फायदा इसका नहीं हुआ। 1% भी इसका फायदा नहीं हुआ। ये बिल, एशियाटिक बिल जो है वो पास हो जाता है, और जब पास हो जाता है तो इन लोगों को पैसा दे करके वहाँ बसना पड़ता है। ये एक रीजन रहा कि गांधी जी के मन में फिर ब्रिटिशों के प्रति अलग सी भावना जागने लगी, और वहीं रह करके ये इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। इस समय तक ऐसा हुआ कि गांधी जी को बहुत सारे लोग जानने लगे थे। गांधी जी इस समय एक चर्चित हस्ती बन चुके हैं, एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं, जो आगे चलकर इन लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। और इसके बाद इस केस को लेकर के ये दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग जाते हैं ताकि भारतीय समुदाय को वहां बसाया जा सके। जोहान्सबर्ग में जब जाते हैं तो वहां भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, एक विदेशी है तो वहां रजिस्ट्रेशन करा करके ही आपको केस लड़ना पड़ेगा। तो जोहान्सबर्ग में जब ये रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां भी रजिस्ट्रेशन कराने वाले ये पहले भारतीय बैरिस्टर है। नटाल क्षेत्र में जो रजिस्ट्रेशन करवाया था
पूरे भारतीय पहले बैरिस्टर थे जो दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने गए थे। जोहान्सबर्ग में भी यही घटना रही। तो यहाँ रजिस्ट्रेशन करा करके इनके खिलाफ, ब्रिटिशों के खिलाफ केस करते हैं। इसका कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं हुआ, लेकिन गांधी जी एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं। अब गांधी जी यहाँ से सोच रहे हैं कि क्यों ना अब यहाँ से एक नए मूवमेंट की शुरुआत की जाए, जिसको बाद में सत्याग्रह नाम दिया जाता है। कुछ इनके मित्र रहते हैं तो सदाग्रह इसका नाम रखते हैं कि अंग्रेजों को किस तरीके से समझाया जाए, ना युद्ध करके, ना कोई अपशब्द बोल करके, कोई awful वर्ड नहीं बोलना है ताकि अंग्रेजों को भी बुरा लगे। शांत मन से एक ऐसा आंदोलन करना है जो ना युद्ध हो, ना हिंसा हो, और ना ही शब्दों के माध्यम से भी कुछ अपशब्द ना बोला जाए ताकि अंग्रेजों को बुरा लगे, और सत्याग्रह भी होता रहे। तो इसलिए नाम रखा गया था इसका नाम सदाग्रह। बाद में इसका नाम सत्याग्रह पड़ा। गांधी जी ने कुछ फेरबदल करके इसका नाम सत्याग्रह रखा, और ये सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में करने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। यही सत्याग्रह आपको देखने को मिलेगा जब ये भारत पहुंचेंगे तब। तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, और जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे तो देखने को मिलेगा कि यहाँ इंडियन ओपिनियन पुस्तक देखने को मिलेगा, पत्रिका देखने को मिलेगा। इंडियन ओपिनियन एक पत्रिका है। उसके बाद यहाँ पर टॉलस्टॉय फॉर्म, फिनिक्स आश्रम देखने को मिलेगा। गांधी जी का फिनिक्स आश्रम पढ़ेंगे हम लोग विस्तार से। अभी तो पूरी घटनाओं को फिर सिलसिलेवार ढंग से लिखना भी है। तो दक्षिण अफ्रीका में इनका इंडियन ओपिनियन पुस्तक को विस्तार से देखेंगे कि आखिर इस पत्रिकाओं में क्या बातें कही गई है। आखिर ये जो इंडियन ओपिनियन पत्रिका जो इन्होंने लिखा है, ये श्रमदान पे चलता था। लोग यहाँ आकर के मेहनत करते थे इसको छापने में, इसको बनाने में। ये श्रमदान से चलने वाला पेपर था दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद फिनिक्स आश्रम की व्यवस्था की गई, जो पहले 20 एकड़ में थी, फिर 80 एकड़ में फैली। उसके बाद ये लियो टॉल्स्टॉय जो बहुत दार्शनिक इटली के विद्वान हैं, उनके बहुत बड़े ये फैन थे, समझ सकते हैं। तो टॉल्स्टॉय फॉर्म की भी स्थापना ये करते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में एक बहुत सिलसिलावार ढंग से 21 वर्षों का इतिहास गांधी जी का हम जानेंगे। इंडियन ओपिनियन की बातें करेंगे, इंडियन ओपिनियन की घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। इंडियन ओपिनियन की घटनाओं का विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिनिक्स आश्रम को देखेंगे हम लोग कि फिनिक्स आश्रम कैसे 20 एकड़ से 80 एकड़ तक फैला। टॉल्स्टॉय फॉर्म को देखेंगे, जब लियो टॉल्स्टॉय की मृत्यु होती है तो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की जाती है। 1000 एकड़ में फैला हुआ ये फॉर्म था गांधी जी का। यहाँ लोगों को शिक्षा दी जाती थी, ये सबको विस्तार से ढंग से देखेंगे। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी जी फिर ये सारा मामला को निपटा देंगे तो 1915 में समझिए गांधी जी 1915 में वापस भारत आए हैं। लेकिन एक बिल चल रहा है जो नटाल क्षेत्र में बसने के लिए जो पैसा देना पड़ता है, उन बिल के लिए 1917 में जब ये भारत आ जाते हैं तब ये बिल पास होता है। लेकिन 1912 में किस सम्मेलन के दौरान गांधी जी की मुलाकात गोपाल कृष्ण गोखले से दोबारा होती है, तो उस समय ये गांधी जी को अपना राजनीतिक गुरु मान लेते हैं। उसके बाद ये जब भारत आने के क्रम में 1915 में जब भारत ही पहुंचते हैं तो गोपाल कृष्ण गांधी जी कहते हैं कि आपको भारत में भी ऐसा सत्याग्रह करना है, जिस तरीके से सफल सत्याग्रह यहाँ हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। ये इतना ही नहीं है, जो दक्षिण अफ्रीका में जो सत्याग्रह हुआ ये इतना ही नहीं है। पोल टैक्स की बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका में एक मैरिज एक्ट लगा काले और गोरे लोगों के लिए। इनका मानना था कि अगर जो भी भारतीय समुदाय के लोग हैं, भारतीय रीति रिवाज से अगर विवाह करते हैं तो उनके विवाह को अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ईसाई मूल से विवाह करना है, ईसाई रीति रिवाज से विवाह करना है, इन सब को विस्तार से दक्षिण अफ्रीका की घटना में हम लोग अध्ययन करेंगे, ठीक है। सबको एक टॉपिक बाय टॉपिक लेकर के चलेंगे। अभी तो सिर्फ ये एक सिलसिलेवार ढंग से मैं उनके बारे में समरी पेश कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग के मन मस्तिष्क में ये घटनाओं एक उभर जाए। जब मैं लिखूंगा इसके बारे में तो सारी बातों को आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सब बातों को मैं फिर से एक बार लेकर चलूंगा ताकि बहुत ही विस्तार से आप लोगों को समझ में आ जाए। गांधी जी की शिक्षाओं को हम लोग देखेंगे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या कार्य किए वो सब तो अगले चैप्टर में देखेंगे। मैरिज एक्ट, पोल टैक्स को खत्म किया है,
अच्छा, एक आई कार्ड विवाद भी यहाँ पर छिड़ेगा कि भारतीयों को अपना एक आई कार्ड रख के चलना है। इन सब जो घटनाओं को अध्ययन करेंगे, इन सब कानून को गांधी जी ने समाप्त किया है। तो ये ज़्यादा फेमस हो चुके हैं। गोपाल कृष्ण गांधी जो है, गोपाल कृष्ण गोखले इनसे मिलने के लिए आते हैं, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में मुलाकात होती है। तो ये भारत आने का ब्यौरा बताते हैं कि हमको भारत आना है। तो 1915 में जब ये भारत आते हैं तो उस क्रम में गोपाल कृष्ण गांधी बोलते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले इनसे बोलते हैं कि 1 वर्ष तक तुम आंखें खोलकर और मुंह बंद करके पूरे भारत का भ्रमण करो। 3rd क्लास श्रेणी में रेल से यात्रा करो, बैलगाड़ी में जाओ, जैसे जाना है जाओ, और पूरे भारत में देखो कि ब्रिटिशों ने कहाँ कहाँ अत्याचार किया। तो 1915 में जब गांधी जी आएंगे तो यहाँ 1 साल तक वो भ्रमण करेंगे और पूरी यात्रा के दौरान ब्रिटिशों का राज देखेंगे कि ब्रिटिशों ने कहाँ कहाँ दमनकारी नीति अपनाई। उसके बाद ये सबसे पहले 1917 में चंपारण मूवमेंट में देखने को मिलेगा कि जहाँ उनको महात्मा गांधी की उपाधि मिलती है, महात्मा की उपाधि मिलती है। फिर जैसे जैसे सिलसिलेवार ढंग से आते जाएंगे, फिर सिलसिलेवार ढंग से हम लोग चलते जाएंगे और देखते रहेंगे कि क्या क्या इनके साथ घटनाएं घटित हुई है। और उसके बाद हम लोग उनकी मृत्यु की घटनाओं को देखेंगे कि कैसे गांधी जी की मृत्यु में 8 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है। 8 लोगों में गोपाल गोडसे, विष्णु करकरे को आजीवन कारावास दे दिया गया है, नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को फांसी की सजा दे दी गई है। और दिगंबर बड़गे जो हैं, और दिगंबर बड़गे सरकारी गवाह बन चुके हैं। सरकारी गवाह के बाद उनको छोड़ दिया गया है और विनायक दामोदर सावरकर को के मामले में कोई केस नहीं मिल पाया, कोई सबूत नहीं मिल पाया, तो उनको भी छोड़ दिया गया है। और बिरला हाउस में इनकी मृत्यु हो गई है। वो सारी घटनाओं को विस्तार से अगले चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।